तो जेएनयू क्या है और ऐसा क्यों है कि इसको नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है, पहले आप ये बताइए। एक नेगेटिव इमेज की आपने जो बात की वो मुझे लगता है कि 15-16 का इंसिडेंट, जो कन्हैया कुमार वाला इंसिडेंट एक हुआ था जहाँ देश विरोधी कुछ नारे लगे थे, तो उसके बाद से मीडिया ने उसमें ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया कि सरकार सेंटर में बदली तो बहुत ज्यादा चेंज आया वहाँ। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। महिषासुर दिवस वहाँ मनाया जाता था। अच्छा। इवन हाँ, श्री राम जी का पुतला बना के वहाँ पे दहन करने का, ऐसी भी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं पहले। अच्छा। हाँ, तो तिलक लगाने में तिलक लगा के आप जा रहे हैं तो इवन फैकल्टीज की तरफ से आपको एक सोशल बॉयकॉट किया जाता था, क्लास में बॉयकॉट किया जाता था। कि आपने 2015-16 की बात करी, उस पूरे प्रोटेस्ट में एक लीडर थी शहला रशीद। लेकिन मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या एक वामपंथी जो इतना ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है और अब एकदम से ऐसा लगता है कि स्विच हो गया, उसको किस नजरिए से एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर देखते हो? मतलब जब डूसू का चुनाव होता है ना, तो मेरा ऑफिस रजौरी गार्डन में है। मैं वहां से जब अपने घर आ रहा होता हूँ तो सड़क पे सिर्फ पैम्फलेट्स दिखते हैं, मसल पावर, मनी पावर, हर चीज यूज होती है। जेएनयू का जो वातावरण बना है, या लोग कहते हैं ना कि एक लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो आप लेफ्ट आउट हो जाएंगे, उसमें बड़ा रोल प्रोफेसर्स का रहा है, अभी भी है। अगर आप राइट से अलाइन कर रहे हैं तो आप मार्क्स आपके कम कर दिए जाते हैं, आपके ग्रेड्स कम कर दिए जाते हैं, इवन आप फेल तक हो जाते हैं। कुल ये लोग चाइना के पार्टी को अपना नेता मानते हैं, वहाँ के सुप्रीमो जो है पार्टी को, उसको अपना नेता मानते हैं। इवन डोकलाम जब 2017 में हुआ था तो ये लोग यहाँ चाइना पार्टी के, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में ये लोग पार्टी करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? ये 62 युद्ध में चाइना का सपोर्ट करते हैं कि भाई ये कैपिटलिज्म और समाजवाद की लड़ाई है, उसकी लड़ाई है। अच्छा। हाँ, तो इनका तो हमेशा से प्रो चाइना प्रो रशिया रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है वैभव मीना जी, जो कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी है। इनकी बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है। एक वामपंथियों के गढ़ में एबीवीपी का कैंडिडेट चुन के आता है तो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। आज हम इनसे जेएनयू के बारे में जानेंगे, इस इलेक्शन के बारे में जानेंगे, ये जो जेएनयू है जिसके बारे में इतनी सारी बातें करी जाती है मीडिया में, उसके बारे में जानेंगे। कैसी ये डूसू चुनाव से अलग है, उसके बारे में जानेंगे। एक स्टूडेंट यूनियन लीडर की ज़िंदगी कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो भाई आपका मेरे पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। ये आपका पहला पॉडकास्ट है? इससे पहले मेरा 5 जन्य में हुआ है। अच्छा, हुआ है 5 जन्य में। अच्छा, चलिए भाई, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा यही जानने में कि भाई जेएनयू है क्या चीज़। हम हमेशा एज एन आउटसाइडर जेएनयू को देखते हैं। मतलब कोई मुझे डीयू के बारे में पूछे, मैं फिर भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। डीयू इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, जबकि मैंने ना मैं कभी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा रहा हूँ, ना मैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं संघ में रहा हूँ लेकिन कभी एबीवीपी में नहीं रहा हूँ। तो मेरे को पहले, लेकिन जेएनयू एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमेशा एक दिमाग में रहता है कि यार यहाँ चलता क्या है, यहाँ होता क्या है। मैं आज तक एक ही बार जेएनयू के अंदर गया हूँ, वो भी बहुत कमाल एक्सपीरियंस था, लेकिन उससे मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा। तो मैं एज यू बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ जेएनयू में जानना चाहता हूँ कि जेएनयू है क्या, अंदर वहाँ होता क्या है, क्या वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसी ही चीज़ है? मतलब मेरे को पूछते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन ऑनेस्टली हमें कोई आइडिया नहीं है जेएनयू के बारे में। तो आप बताइए कि जेएनयू की जो इमेज पोर्ट्रे करी जाती है, बिकॉज इवन इन द बीजेपीज गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो जेएनयू से ही निकल के आए हैं। जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ही हो गई, लेकिन हर बार जेएनयू को एक नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है। तो जेएनयू क्या है और ऐसा क्यों है कि इसको नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है, पहले आप ये बताइए मुझे। देखिए, जेएनयू क्या आपने पूछा कि क्या है, तो देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। देश के टॉप कैंडिडेट्स जो यूजी पीजी में एडमिशन लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, वो वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो अकादमिक रूप से तो प्रतिष्ठित और टॉप संस्थान है जी। दूसरा, एक क्लोज कैंपस है, वहाँ की एक अलग अपनी दुनिया है, जैसी यूनिवर्सिटी की दुनिया होती है, हॉस्टल लाइफ, अकादमिक लाइफ वही है, अलग ज़्यादा कुछ नहीं है। एक नेगेटिव इमेज की आपने जो बात की, वो मुझे लगता है कि 15-16 का इंसिडेंट, जो कन्हैया कुमार वाला इंसिडेंट एक हुआ था जहाँ देश विरोधी कुछ नारे लगे थे, तो उसके बाद से मीडिया ने उसमें ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने ऐसा वहाँ पोर्ट्रे किया बीच में कि जेएनयू ऐसा है, इसको बंद कर देना चाहिए, यहाँ ऐसे लोग पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं, इतने समय तक पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है।
नेगेटिव इमेज बनाई जाती है, ऐसी अंदर से कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ से जीते हैं इस बार। और एबीपी पिछले चुनाव में भी 2000 का आंकड़ा क्रॉस की थी, वोट क्रॉस की थी। सारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय नेताओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, हमारे जो आइडल्स हैं देश के, उनकी जयंती के कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जेएनयू को कुछ एक घटनाओं से नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल उसको कलेक्टिवली देखें कि जैसे आपने नाम लिया, निर्मला सीतारमण है, एस जयशंकर हैं, जी जी, एलुमनाई हैं हमारे, और ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े, मतलब काफ़ी संख्या में लोग हैं जो जेएनयू के एलुमनाई हैं। तो जेएनयू अकादमिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। डिबेट डिस्कशंस होता है कि कौन किस विचार पे क्या सहमत हो रहा है, मतांतर होता है, लेकिन जेएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। देश के सारे छात्र वहाँ पढ़ना चाहते हैं, एंट्रेंस देते हैं, जब नहीं होता है तो किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो अब आप कह रहे हैं डायलॉग की पूरी जगह है जेएनयू? बिल्कुल, डायलॉग की पूरी जगह। क्या 2000, अभी आपने बोला कि 2015 का इंसिडेंट हुआ, डेफिनेटली उसके बाद एक नेगेटिव इमेज जेएनयू की बन गई थी, और उसमें मैं ये बिल्कुल 100% मानता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन क्या 2015 से, या मैं बोलूँगा 2014 से पहले, अभी आपने कहा कि सारे बड़े फेस्टिवल्स हो गए या नेशनल, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें वहाँ मनाई जाती है, क्या ऐसा 2014 से पहले भी था, या ये 2014 के बाद और ज़्यादा चेंज आया है? देखिए, कि सरकार सेंटर में बदली तो बहुत ज़्यादा चेंज आया वहाँ। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। पहले उतना ज़्यादा नहीं था। पहले हमारे जो कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी कार्यक्रम हुए, देश के प्रति प्रेम वाले, या सनातन संस्कृति से जुड़े, अपना अपना जो रिलीजन प्रैक्टिस करता है, अपनी कल्चर प्रैक्टिस करता है, उससे जुड़े कार्यक्रम उस तरह के करना मतलब बहुत मुश्किल था। उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। महिषासुर दिवस वहाँ मनाया जाता था। अच्छा। इवन हाँ, श्री राम जी का पुतला बना के वहाँ पे दहन करने का, ऐसी भी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं पहले। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें पहले बहुत आसान थी। सरकार बदली है, उसके बाद में देश का वातावरण बदला पूरा, तो उसका असर जेएनयू पे भी देखने को मिला है। तो हम एबीवीपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी 14 के बाद से, एबीवीपी 90 से वहाँ पे लड़ रही है, और एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले और ज़्यादा लड़ते थे, अभी भी लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो वो तब से लड़ते आ रहे हैं अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें, जो वामपंथ का गढ़ था, जो हर जगह एक होता है ना रिजेक्शन की राजनीति, उस राजनीति में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। एबीवीपी ने वहाँ छात्रों को अपना सेलिब्रेट करने का मौका दिया है, अपने देश के प्रति बात रखने का मौका दिया है, अपने कल्चर को फॉलो करने का मौका दिया है। पहले वहाँ पे इवन ये होता था कि तिलक लगाने भरने में, तिलक लगा के आप जा रहे हैं तो इवन फैकल्टीज़ की तरफ से आपको एक सोशल बॉयकॉट किया जाता था, क्लास में बॉयकॉट किया जाता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वातावरण बदला है। क्यों? कल्चर जब बदलता है, एक पूरी जैसी किन चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं, है ना, किन चीज़ों को आप संरक्षण दे रहे हैं, कैसी राजनीति की नीति है, वो जब तय होती है तो उससे देश का वातावरण तय होता है। तो उसमें ऑब्वियस बात है कि विश्वविद्यालयों का वातावरण तय होता है। तो अब वो चीज़ें ज़्यादा संभव हुई हैं। अभी मैं जेएनयू के अंदर क्या चलता है उस पर और डीपली आपके साथ जाऊंगा। जैसे आपने बोला कि पहले तिलक लगाते थे तो फैकल्टी नाराज हो जाती थी, तो मैं उस पर भी आऊँगा। अभी आपने वापस, मैं पीछे जा रहा हूँ, अभी आपने 2015-16 की बात करी। उस पूरे प्रोटेस्ट में एक लीडर थी शहला रशीद। अब आज जब मैं शहला रशीद को देखता हूँ, पिछले 2 साल में, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं, पिछले 2-2.5 साल में, जब मैं उनके एक्स पे उनको फॉलो करता हूँ या उनके इंस्टाग्राम पे देखता हूँ या उनको मीडिया में देखता हूँ, एक अलग तरीके का नैरेटिव या सुनने को मिलता है। मैं, आप उसको प्रो गवर्नमेंट कह लो, प्रो इंडिया कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन जो 2015-16 की शहला रशीद थी, वो हमने सबने देखी है। उसमें उमर खलीद के साथ वो थी, शहला रशीद थी, कन्हैया कुमार थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे। कभी कभी मेरे दिमाग में भी ये डाउट आता है, ये थॉट आता है कि अरे ऐसा क्या हो गया। देखो, सबकी अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, सबका अपना एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी एक मैच्योरिटी है। क्या पता उस समय वो कुछ और सोचती हो, आज कुछ और सोचती हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या एक वामपंथी जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है और अब एकदम से ऐसा लगता है कि स्विच हो गया, उसको किस नज़रिए से आप एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर देखते हो? देखिए, जेएनयू की जो राजनीति है, शहला रशीद उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उन लोग उस ऑर्गेनाइजर्स ने चुनाव लड़ी, जीती भी, एक्टिव रही और बहुत राजनीति भी की उसने कैंपस में। जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए सब में इन्वॉल्व भी थी। अभी वो जहाँ है, जिस तरह के विचार हैं,
तो वो उसका अपना व्यक्तिगत मत रहा होगा, शायद इवॉल्व हुआ है कि भाई पहले जो विचार थे अब बदले हों, देश के प्रति बदले हों, कि भाई हम सिर्फ क्रांति करके ही चीज़ें नहीं, साथ में आके ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हो सकता है उनका जो रहा हो उस तरह से, बाकी किसी से प्रेरणा मिली हो तो वो खुद ही जानती होंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट की जब सनक जाती है ना, जैसे मैं भी एक दो कम्युनिस्ट को जानता हूँ, एक क्या प्रॉपर कम्युनिस्ट नहीं बोलूँगा, या जो काफ़ी लेफ्ट लीनिंग थे, जब उनको लगता है ना कि यार यही साले हम में ही गड़बड़ है, हाँ, तब वो एकदम फ्लिप हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखो, व्यावहारिक दुनिया बहुत अलग है, सैद्धांतिक दुनिया बहुत अलग है। आप उसको एक जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक छोटे जगह पे, छोटे एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे लोगों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो छोटे लोगों मतलब कम संख्या वाला, कम लोगों पर। लेकिन एक ब्रॉड वे में प्रैक्टिस करना उस चीज़ को, वो बहुत कम संभव होता है, मुश्किल होता है। तो उसमें आपको रियलिटी के साथ में चलता है। एग्जैक्टली। मेरे को कभी कभी ये लगता है कि सारे जो लेफ्ट के लोग हैं वो शायद प्रैक्टिकली साउंड लोग नहीं है, वो हकीकत से दूर भागते हैं, रियलिटी से दूर भागते हैं। उनका एक यूटोपिया है, वो एक काल्पनिक संसार है, उसको बनाना है, उसमें जाना है, चीज़ें करना है, वो बहुत प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हालांकि उसमें कुछ लोग जब उनको समझ में आ जाती है तो धरातल पे आ जाते हैं, बाकी लोग घूमते रहते हैं। सही बात है। घूमने से याद आया भाई, ऐसा सुना है कि जेएनयू, ऐसा बोला जाता है कि अभी आप अंदर जाओ ऐसा लगता है आप 80s में ही जी रहे हो, और वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनका कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो गया, पढ़ाई भी खत्म होगी, लेकिन वो वहीं बसे हुए हैं। क्या ये सच बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबको अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना करियर आगे क्या करना है, उन चीज़ों की अटेंशन होती है, उस करियर को फॉलो करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। कि ऐसा नहीं है कि लोग पीएचडी हो गई उसके बाद भी वहीं रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगेन मीडिया नैरेटिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचडी में आता है आदमी, पीडीएफ करता है, तो वो 30s के आसपास हो ही जाती है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। तो वो ऐसा ही है। और क्या अपना अकादमिक कोर्स पूरा करते हैं, उसके बाद लोग अपने चले जाते हैं करियर में जहाँ और क्या वहाँ जाके लगता है, जब वहाँ से बाहर आते हो, जब वो वापस अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, कि मैं वापस एक 80s 90s की अलग ही जिंदगी में आ गया, जो इतनी फास्ट नहीं है। क्या ऐसा है? सच बात है ये? नहीं, वो एक क्लोज कैंपस है, वहाँ की एक अलग वातावरण पूरा है। वो ढाबों पे बैठना, चाय वाय पीना, गपशप करना, अपना रिंग रोड पे घूमना, हॉस्टल वाली लाइफ। हालांकि अब मोबाइल, सोशल मीडिया आ गया है तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बाहर का प्रभाव अंदर नहीं पड़ रहा है। तो एक पूरे देश भर में एंट्रेंस एग्जाम में अब तो एक हो गया, सीयूटी के थ्रू ही सब लोग आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ एक अलग लोग वहाँ पे आ रहे हैं जो सिर्फ जेएनयू की तैयारी करते हैं, वहाँ से करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ आते हैं, तो वैसा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है। दिल्ली की ज़िंदगी से जेएनयू की ज़िंदगी अलग है। अच्छा, ये तो मानते हैं। दिल्ली की बहुत ही फास्ट ज़िंदगी, बहुत फास्ट ज़िंदगी है। आप कब आए भाई दिल्ली में? और मेरे को ये भी जानना है कि आपने कैसे ये डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मेरे को एबीवीपी से जेएनयू के अंदर इलेक्शन लड़ना है? इसकी भी, क्योंकि भाई मैं भी चाहता था, मैंने आपको बताया था पॉडकास्ट से पहले, कि अगर मेरा डीयू में एडमिशन हो जाता, मैं पक्का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता। जीतता है नहीं वो भगवान ने देखा है, कोशिश जरूर करता। तो आपके अंदर ऐसा क्या हुआ, क्या आया कि आपने सोचा कि मैं जेएनयू के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा? आपने पूछा कि मैं कब जेएनयू आया, तो मेरा जुलाई 2022 का पीएचडी सेशन है, जिसमें मैंने यहाँ पर प्रवेश लिया। इससे पहले मैं बीएचयू में था। अच्छा। हाँ। मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, करौली ज़िले से। अपना मैट्रिक तक वहीं रहा है। 12th मैंने जयपुर से किया। ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हुआ है। उसके बाद मास्टर्स बीएचयू से किया हूँ मैं हिंदी साहित्य में। पीएचडी मेरा वहाँ चल रहा था, 10 महीने मैंने वहाँ पीएचडी किया। इसका सत्र थोड़ा लेट शुरू हुआ था जेएनयू का, तो इसका एंट्रेंस मैंने दिया हुआ था। एंट्रेंस में मेरा अच्छा स्कोर हुआ, या इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गया। अच्छा। मेरा पीएचडी ऑलरेडी वहाँ चल रहा था, वहाँ से मैं ड्रॉप करके यहाँ पीएचडी अपना शुरू किया। एबीवीपी से मैं बीए फर्स्ट ईयर से जुड़ा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही, वहीं से जुड़ा हूँ। तो एक थोड़ा सा होता है कि राजनीतिक रुचि जो रहती है वो बचपन से ही रही है, इन्वॉल्वमेंट भारतीय राजनीति में, राजनेताओं से, तो वो एक धीरे धीरे बढ़ा है। तो उसी को लेकर एबीवीपी से जुड़े, एबीवीपी की विचारधारा से परिचित थे, इसको पसंद करते थे, तो एबीवीपी से इसलिए जुड़े। तो वहाँ 3 साल मैंने वहाँ एबीवीपी में काम किया, विभिन्न दायित्वों पे काम किया परिषद में। इसके बाद मैं बीएचयू गया, तो बीएचयू में मैंने विभिन्न दायित्वों पे काम किया, वहाँ भी परिषद में मैं सक्रिय था। अब राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं एफिलेटेड कॉलेज से था, तो वहाँ चुनाव जो होते थे तो उन चुनावों में हमने काम किया साथ में। चुनाव जो लोग लड़े, सपोर्ट किया, लड़वाए। बीएचयू में चुनाव नहीं होते हैं छात्र राजनीति में। जेएनयू आ गए, तो जेएनयू में 19 के बाद में चुनाव नहीं हुए थे, कोविड आ गया था। तो मैं आया उसी साल 23 में पहली बार चुनाव हुए उसके बाद में। तो मुझे
वहाँ पे काउंसलर इलेक्शन भी होते हैं, हर स्कूल में काउंसलर लड़ते हैं। तो मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा उस साल 23 में AVP से, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से। जीत नहीं मिली। उसके बाद मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, कावेरी हॉस्टल, उसका हॉस्टल प्रेसिडेंट का मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता। अभी करंटली मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट भी हूँ कावेरी का जी। मैं पढ़ रहा था ये। हाँ, अभी इस बार जब चुनाव हुए तो चुनाव में कैंडिडेट्स देखे जाते हैं कि कौन सूटेबल कैंडिडेट्स हो सकता है, कौन विनिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अब मैं साल भर मतलब जब भी आया हूँ, जब से AVP में लगातार सक्रिय थे। जो भी कार्यक्रम होना है, कोई आंदोलन हो रहा है स्टूडेंट्स एक्टिविज्म से रिलेटेड, कोई समस्याओं को लेकर, तो सब में हम लगातार पूरे समय एक्टिव थे। कैंपस में चेहरा थे, लोग जानते हैं। तो वैसे ही कैंडिडेट्स चुनते हैं, AVP में चुने जाते हैं कि भाई कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। तो हर तरफ से सभी को प्रतिनिधित्व मिले, ये भी संगठन का उद्देश्य रहता है। तो मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। संगठन ने तय किया कि आप चुनाव लड़ेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़े, संगठन बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, और इस बार हम 2015 के बाद में फिर से यूनियन में आ रहे हैं। इस बार जीते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जो आपने हॉस्टल की बात करी, मेरे ट्यूशन टीचर, 2 ट्यूशन टीचर मेरे JNU से थे, और जितना फेमस कॉलेज है उतनी फेमस वहाँ की कैंटीन्स है। हाँ, ये भी बहुत फेमस है कि वहाँ पे कैंटीन्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है JNU की। भाई कैसे JNU का चुनाव डूसू के चुनाव से अलग है? क्योंकि अगेन JNU का चुनाव अलग रीजंस की वजह से हाईलाइट होता है कि ये वामपंथियों का गढ़ है और यहाँ पे इस तरीके की बातें होती है, ये होता है। डूसू का चुनाव की जब न्यूज़ आती है, या जब हम मतलब जब डूसू का चुनाव होता है ना, तो मेरा ऑफिस रजौरी गार्डन में है। मैं वहाँ से जब अपने घर आ रहा होता हूँ तो सड़क पे सिर्फ पैम्फलेट्स दिखते हैं। सब ने अपने नाम बदले होते हैं, आगे पहला नंबर बैलेट वो लेने के लिए अपने नाम बदले हैं। पैसा भी खूब खर्चा जाता है, ये आप मानो ना मानो, मैं तो ज़रूर बोलूँगा क्योंकि हमें दिखता है हमारे आंखों के सामने। बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं ये सिर्फ मैं पूरे चुनाव की, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की या किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की या यूथ विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस मसल पावर, मनी पावर, हर चीज़ यूज़ होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक डूसू का चुनाव और JNU के चुनाव में किस तरीके का फ़र्क रहता है? क्योंकि हम JNU के बारे में कभी ये नहीं सुनते कि अरे इसकी G वैगन आ रही है, और आज ये खतरी की ये वाली गाड़ी आ रही है, बेंटले आ रही है, और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। JNU में हम ये सब नहीं सुनते। तो क्या डिफरेंस है? आपको भी दोनों चीज़ें अच्छे से पता होगी। डूसू के चुनाव के बारे में तो लगभग आपने बता दिया। तो छात्र संघ के चुनाव में मुझे लगता है कि सबसे देश में आदर्श नमूना JNU का चुनाव है। अच्छा, हो सकता है, कह सकते हैं। स्टूडेंट्स का चुनाव होता है, स्टूडेंट खुद करवाते हैं, एडमिन की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन कमेटी एक बनती है चुनाव से पहले, जो स्टूडेंट्स हर स्कूल से अपने जितने काउंसलर चुने जाते हैं उतने ही मेंबर इलेक्शन कमेटी में चुनते हैं। हर स्कूल से टोटल कमेटी बनती है स्टूडेंट्स की, जितने काउंसलर चुने जाते हैं उतने ही स्टूडेंट्स की कमेटी बनती है, इलेक्शन कमेटी। उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो पिछले चुनाव में करवाने का जिसको अनुभव रहता है वो बनता है। इलेक्शन कमेटी चुनाव करवाती है पूरे। उसमें एक जो आपने बताया कि पैसे की लिमिट होती है, तो 5,000 का कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है JNU में। JNU का चुनाव एक बहुत सामान्य, मतलब JNU का चुनाव सामान्य चुनाव है। बाहर का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि भाई नेता आके आपके लिए अपील कर रहे हैं, कोई अभिनेता आके आपके लिए अपील कर रहा है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। आप 1 to 1 लोगों से मिलते हैं। अच्छा, एक एक स्टूडेंट से आप जाते हैं, बात करते हैं, रूम टू रूम कैंपेनिंग होती है हॉस्टल में, क्लास टू क्लास कैंपेनिंग होती है, मैस टू मैस कैंपेनिंग होती है, ढाबों पर कैंपेनिंग होती है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र तक पहुंचना हमारा जितना समय हमको मिलता है, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक विचारधारा का चुनाव है कि लेफ्ट का जो पता है कि गढ़ रहा है, लेफ्ट का जैसे भी हम AVP की जो विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, हम उसको लेके आते हैं। तो विचारधारा का बड़ा चुनाव है, क्यों पूरा एक कहते हैं कि मूल्यों पे चुनाव एक तरह से होता है ना। कैंडिडेट्स देखे जाते हैं, आप उसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे भी उसमें आते हैं चुनाव में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ JNU तक वो सीमित होता है। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप प्रेसिडेंशियल डिबेट देखेंगे, UGBM जो देखेंगे, डिबेट्स में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल नेशनल मुद्दे उठाए जाते हैं। आपकी विचार ने या आपके विचार ने कहाँ दुनिया में किस जगह क्या किया, वो भी वहाँ पे मुद्दा बनता है। आप जिस विचारधारा से असाइन करते हैं, तो वो
मूलतः एक विचार का चुनाव हो जाता है, एक बहुत कह सकते हैं कि छात्रों पे केंद्रित चुनाव हो जाता है। मतलब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करिए, वास्तव में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करिए कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का करियर में क्या भूमिका उन चीज़ों की हो सकती है, कैंपस का क्या माहौल है, कैंपस के लिए क्या काम करना है। जैसे हम इस बार कि भाई लेफ्ट वाले लोग चुनाव लड़ते हैं हर साल, बहुत बातें करते हैं कि हम ये करेंगे जेएनयू के लिए, वो करेंगे, जेएनयू को बचाना है, ये करना है, वो करना है, ये लोग जेएनयू को ख़त्म कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, ये सब बातें होती हैं। हमारा था कि भाई ये लोग हर बार चुनाव जीतते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, एक दशक से जीतते आ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद में वही है, जैसे कन्हैया कुमार चले जाते हैं बाहर, धनंजय पिछला बिहार अपना चुनाव लड़ने के लिए, आयशी घोष बंगाल चली जाती है। मतलब एक जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ करना, बस अपना एक नैरेटिव गढ़ने के लिए उसको कब्जाए रखना, और यहाँ से जीतने के बाद बाहर अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने निकल जाना। जेएनयू वहाँ कहीं पीछे छूट जाता है, उनकी योजनाएं जो रहती हैं वादों में रहता है, बस उसके बाद छूट जाता है। फिर अगली बार वही वादे रिपीट हो जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट में इस बार हम चुनाव लड़े। तो जेएनयू उत्सव है, जेएनयू में चुनाव एक उत्सव है, सारे छात्र भाग लेते हैं, वोटिंग परसेंटेज से लेके मशाल जुलूस होता है एक दिन वोटिंग से पहले, हर पार्टी या हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना मशाल जुलूस निकालते हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग लेते हैं, दर्शनीय चीज़ है वो देखना है। अच्छा, अगली बार चुनाव हो तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा, बिल्कुल आप जरूर आइए। मैं तो हमारे पॉडकास्ट के बाद आपको कॉल करके जेएनयू पूरा विजिट करने आ रहा हूँ और आप मुझे घुमा रहे हो। नहीं बिल्कुल मैं घुमाऊंगा, और चुनाव भी आप कवर करिए, बिल्कुल डेफिनेटली। अगला चुनाव जब भी हो, जेएनयू का चुनाव छात्र संघ चुनाव का एक आदर्श चुनाव है, कि मुझे लगता है कि अगर जेएनयू में मैं नहीं होता तो और कहीं छात्र संघ चुनाव मैं नहीं लड़ पाता। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्यों, जिस तरह से और चीज़ें आपने बताई, जो आवश्यकताएं होती हैं बाहर के चुनावों के लिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं जेएनयू में चुनाव इसलिए लड़ पाया क्योंकि वहाँ ये काम छात्र जिसकी जेब में 5 रुपए भी नहीं है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी इस स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे सकता है और वो जीत भी सकता है। हाँ, सही बात है भाई। तो ऐसे वामपंथी गढ़ जो माना जाता है जेएनयू, वहाँ पे इलेक्शन लड़ने में और जीतने में क्या कुछ अगर आप बताएं कि भाई ये चीज़ बहुत मुश्किल थी या ये चैलेंजेस आते हैं, आते ही होंगे चैलेंजेस, तो अभी आपने कुछ जैसे बताया, बट एट अ हायर लेवल क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि यार, मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं तो शायद, क्योंकि देखो सबको लगता है कि हम सही है, लेफ्ट को लगता है वो सही है, हमें लगता है हम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जब लगता है कि यार लोग इनकी बातें कैसे मान रहे हैं, लोग इनकी बातें समझ कैसे रहे, लोग इस विचारधारा से सहमत कैसे हैं। कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, मेरे को आपका नहीं पता, मेरे अंदर तो जरूर आ जाती कि यार कमाल ही हो गया। तो क्या ऐसी चैलेंजेस है जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े चैलेंजेस आपने इस पूरे इलेक्शन में देखे, कि कहीं आपको ऐसा लगा कि यार क्या करूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जेएनयू में लेफ्ट से अलग किसी ऑर्गेनाइजेशन से चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, और जीतना तो बहुत और भी बड़ी बात है। चैलेंजेस, चुनौतियां तो आती ही हैं। वहाँ पे एक जैसे एक होता है ना कि वातावरण ऐसा बना हुआ है कि आप वहाँ, कोई भी स्टूडेंट वहाँ जाता है तो सब कच्चे घड़े ही होते हैं जाने से पहले। बीए फर्स्ट ईयर में आएगा, उसको नहीं ज़्यादा विचार से पता है विचारधारा क्या है, कौन किसको फॉलो करता है, इसके नतीजे क्या हैं। लेकिन उसमें यही है ना कि उन्होंने एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है कि आप जेएनयू आए हैं और आप लेफ्ट से जुड़े नहीं हैं तो मतलब आप जेएनयू से नहीं हैं। अच्छा, एक ऐसा आइडेंटिटी, तो उसमें जो नया छात्र आता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश करता है कि क्यों एक लेफ्ट आउट फील ना हो, जो आपने शब्द यूज किया। इस वजह से क्लास में भी अगर आप राइट को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक तरह से एक लेफ्ट आउट कर देंगे, कि सोशल बॉयकॉट तरह से। तो उसमें नया छात्र दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा जैसे सब चल रहे हैं मैं भी वैसे ही चल रहा हूँ, उस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, मुझे जैसा आपने चैलेंजेस की बात की, हम अपना प्रचार करने, कैंपेन करने, बातचीत करने जाते हैं तो लेफ्ट के लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये लोग मतलब एक होता है ना कि एक हिंसा करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये शोषण, एक उस वर्ग से, शोषक वर्ग से आते हैं। एक डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति है कि आप इस जाति से हैं, आप उनको वोट मत दीजिए, आप उस क्षेत्र से आते हैं, आप उनको वोट मत दीजिए। हर किसी को एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक आइडेंटिटी फील करवाना उसको कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। कलेक्टिवली उनको नहीं करना है कि जोड़ के आप एक काम करें। निर्माण वाला काम नहीं है उनका, तोड़ने वाला काम है। तोड़ के एक सब में डर का माहौल बनाना, एक भय का माहौल बनाना। अगर आप इस रिलीजन से हैं तो आप उनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों देंगे आप उनको वोट? नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए काम करें, चीज़ें करें, उनको कहीं ना कहीं से कोई
किसी को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कोई इतिहास की कोई चीज़ निकाल के लानी है, भाई उसने वहाँ पे एक ऐसा किया था, वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ता था। आप उनका देखेंगे कि हम लोग जब प्रचार में गए तो हम गए कि हमको क्या काम करना है, हम जेएनयू के लिए ये करेंगे, जेएनयू में ये समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, हॉस्टल की समस्या है, ये समस्या ये करके देंगे। वो लोग प्रचार में जाते हैं कि वाई यू शुड नॉट वोट फॉर एबीवीपी, आपको एबीवीपी को क्यों वोट नहीं करना चाहिए। अब उसमें पता नहीं कहाँ तेलंगाना की कोई घटना ले आएंगे, कहीं मणिपुर की कोई घटना ले आएंगे, इधर से अपना गुजरात की कोई घटना ले आएंगे, इजराइल और फिलिस्तीन की कोई घटना ले आएंगे और उन सबको जोड़ के बोलेंगे इसलिए आपको एबीवीपी को वोट नहीं करना। भाई आप जेएनयू में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले जेएनयू का छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेएनयू के मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि भाई जेएनयू में क्या समस्याएं, छात्र क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो अब नहीं है, जो होनी चाहिए थी वो अब नहीं है, उसके लिए हम काम करें और फिर देश के लिए बात हो उसके बाद। सही बात है। वो मैंने बताया कि क्यों आप वोट नहीं करें, फिर उसमें इधर उधर की बातें लाएंगे सब लोग समेट के और इसलिए आप वोट मत करिए। तो हमारा निर्माण की तरफ रहता है, हमारा जोड़ने की तरफ रहता है, उनका तोड़ने को लेकर रहता तो है। जिस चीज के लिए वो हमें ब्लेम करते हैं, वाकई असलियत में वही चीज वो कर रहे हैं। असलियत में ये वही करते कर रहे हैं। हम किसी को ना उनकी जात ना धर्म हम कुछ नहीं बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि तुम इस जात से हो और तुम इस धर्म से हो तो तुम एबीवीपी को वोट मत। बिल्कुल, ये राजनीति उनकी है ही है, उनकी ये जाति की, धर्म पे और इसी तरह के वर्गों पे तोड़ने की राजनीति, उस पे उनकी पूरी उसी पे टिकी हुई है। अगर वो नहीं हो तो उनकी राजनीति खत्म हो जाए। बड़े डेंजरस लोग हैं लेफ्ट वाले। तो उसमें समझाना, लोगों को बातचीत करना, चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन हम समझा पाए। तभी आप जीत के आए हो। बिल्कुल। क्या जो एक मैं एक बार वापस उस पर आऊँगा। आपने जैसे बोला कि कोई भी स्टूडेंट जब एंटर करता है तो उसको जो ये बताया जाता है कि अगर तुम लेफ्ट के सपोर्ट में या इस आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े तो तुम जेएनयू से ही नहीं हो। ये तो मैं एक तरीके से बोलूँगा, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स है जो उनको ये फील करवा रहे हैं, जो वहाँ के स्टाफ है या जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जितनी मेरी जानकारी है कि ये सारी जो दिक्कत शुरू होती है ये वहाँ के प्रोफेसर से कहीं ना कहीं शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। और वहाँ के प्रोफेसर इस तरीके के हैं, और आज से नहीं, जब से जेएनयू बना है तब से ही वहाँ पे एक लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी रही है। चाहे पहले कहते थे फंडिंग आती थी लेफ्ट कंट्रीज से और जेएनयू को, जो भी सारी बातें मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक कि प्रोफेसर्स की बात है, ऐसा कहा जाता है कि वही इतने लेफ्ट लीनिंग है कि वही आपको, जैसे आपने कहा कि अगर मैं तिलक लगा के घूमूं, जो कि अगर एक बुर्का एक इस्लामिक आइडेंटिटी है एक औरत के लिए, तो एक तिलक एक हिंदू के लिए आइडेंटिटी है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। बिल्कुल। तो अगर उस आइडेंटिटी को ही चैलेंज करा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गलत बात नहीं, ये सही बात है। तो प्रोफेसर्स का क्या रोल है और आप इस चीज को कैसे टैकल करते हो? मतलब क्योंकि प्रोफेसर तो प्रोफेसर है ना भाई, आप एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट ही हो, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करा जाता है? आपने सही बात पकड़ी और सही ऐसी बात है भी है कि कोई ये जेएनयू का जो है वातावरण बना है, या लोग कहते हैं ना कि एक लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे तो आप लेफ्ट आउट हो जाएंगे, उसमें बड़ा रोल प्रोफेसर्स का रहा है, अभी भी है। अभी भी है। इवन मतलब मार्क्स कट कर देना, मार्क्स कम, ग्रेड कम कर देना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर आप राइट से अलाइन कर रहे हैं तो आप मार्क्स आपके कम कर दिए जाते हैं, आपके ग्रेड्स कम कर दिए जाते हैं, इवन आप फेल तक हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर साल जब रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम इधर काम कर रहे थे, उनको पता है, इसलिए हम फेल हो गए। बताओ यार, ऐसा होता है वहाँ पे, अभी भी होता है। अब चीज़ें बदली हैं, जैसे आपने बताया, सरकार बदली, वातावरण बदला, एक उस तरह जो पहले हुआ करता था हमने उस समय देखा नहीं, लेकिन सुनते हैं कि जब अभी इतनी चीज़ें हो सकती हैं तो उस टाइम क्या होता, कितना होता होगा। तो उस वातावरण में इस विचारधारा के साथ में जुड़ना, एक्टिविज्म करना, कार्यकर्ता बन के काम करना, चुनाव लड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण पहले हमारे कार्यकर्ताओं को रहा है, अभी भी उतना है। उस कैपेसिटी में तो नहीं कह सकते कि उतना है, अभी थोड़ा सहूलियत है, लेकिन अभी भी है। अभी भी हमको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ में जो छात्र जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ने में संकोच भी होता है कि भाई पब्लिकली एबीवीपी के साथ में आ जाएंगे या राइट के साथ में आ जाएंगे तो बॉयकॉट हो जाएंगे, तो क्लास में ग्रेड नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, बताओ यार। तो ये बड़ी चीज़ है। और प्रोफेसर्स, टीचर आपको क्लास में बोल दे कि आपको ये करना है, तो क्यों कोई छात्र कहाँ जाएगा काम करने, या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सबको अपने करियर से पहले करियर बनाने आए हैं ना हम लोग। बिल्कुल। तो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत चुनौतियां ऐसी फेस करनी पड़ती हैं, हम उसके लिए लड़ते हैं, लड़ना पड़ता है।
आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको भाई जिस तरह से ग्रेड्स मिली है उसके खिलाफ करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बनी हुई हैं। भाई आपने अपने चुनाव में ऐसा क्या बोला या ऐसी क्या बात करी जो कि, जैसे अभी हमने सारे चैलेंजेस के बारे में बात करी कि अगर आप एबीवीपी के साथ है तो आपको साइड लाइन कर दिया जाता है या बॉयकॉट कर दिया जाता है, अलग नज़रिए से देखा जाता है, आपने ऐसा क्या बोला और ऐसे किन मुद्दों पे बात उठाई कि आप ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जीत के आए? ऐसा क्या आपने नैरेटिव सेट करा कि आफ्टर एवरीथिंग आप फिर भी चुनाव जीत के आए? देखिए, हमारा प्रचार जो था, या हम जो छात्रों के बीच में गए, परिषद के हम 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, पूरा पैनल हमारा चुनाव लड़ रहा था। हमारा मैनिफेस्टो आता है चुनाव के लिए, जो समस्याएं हैं जेएनयू की, जो समस्याएं जेन्युइन, हमने उन पे बात किया। लोगों से जब रीच आउट किया, हमने उन पे बात किया कि राजनीति में जेएनयू पीछे नहीं छूटना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे है, राजनीति देश की विदेश की राजनीति होती रहेगी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हो, जो बहुत समय से कैंपस में नहीं हुआ है। जहां हम अकादमिक रूप से तो टॉप पर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखेंगे तो जेएनयू अभी भी बहुत यूनिवर्सिटी से पीछे है। मैं बीएचयू से खुद आया हूं, तो मैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे। अच्छा। तो बीएचयू से कम 4 गुना पीछे है, अभी 5 गुना पीछे है। अच्छा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं यहाँ पे, तो हमको उस पर प्रयास करना है, उस पर काम करना है। फंड, जैसे बात करते हैं कि फंड नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, तो हमको बात करना है कि भाई कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। हम प्रशासन का सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में, जिस तरह से हमसे बन पड़ेगा, और हम जेएनयू के लिए काम करेंगे उसमें, ये हमने बात किया। इसके अलावा विचार वाली जो बात हुई कि भाई उनका किस तरह से डिस्ट्रक्टिव राजनीति है, बिल्कुल, है ना, किस तरह से वो तोड़ने की राजनीति है, उसको हमने समझाने का प्रयास किया, लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास किया कि भाई ये चीज़ें सिर्फ देखने में, ये जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तोड़ने के, इससे पहले कुछ चुनाव से होने से पहले 20-25 दिन या महीने भर पहले वहाँ पे कुछ नारे भी लगे थे, कुछ ऐसे कास्टिस्ट रिमार्क्स वाले। अच्छा। तो वो उनकी राजनीति है, जैसे चुनाव आते हैं तो कुछ इस तरह का वो करते हैं कि एक ऐसा माहौल बन जाए और उस माहौल में हम चुनाव जीत जाएं। तो हमने पूरी तरह से चुनाव में इस तरह फोकस किया कि ये चुनाव इधर उधर के मुद्दों पे नहीं जाए, ये जेएनयू पे बेस्ड रहे, जेएनयू पे फोकस्ड रहे। छात्रों को क्या चाहिए, जेएनयू को क्या चाहिए, हम वो देंगे, हम वो चीज़ करेंगे। और इनका विचार जो इतने समय से, आप 20 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं, हम लास्ट 2000 में जीते थे, फिर 15 में एक सीट जीते, 2000 में भी एक सीट जीते थे, और अब जीते हैं। तो मतलब लगभग उनका ही यूनियन रहा है। बिल्कुल। और आप यूनियन में रहने के बाद हमेशा कंप्लेन ही करते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है। भाई तो आपके पास ही पावर है करने की। भाई आप हमेशा से रहे हैं। सही बात। आपने क्यों नहीं किया? सही बात है। कोई एक काम तो आप बता दीजिए कि 20 साल में हमने ये एक काम ऐसा है कि हमारी यूनियन में रहते हुए हमने ये किया। नहीं है एक काम उनके पास गिनाने के लिए। बस उनके पास कैंपेन उनका होता है कि आपको एपी को इसलिए वोट नहीं करना है। तो हम ये सब चीज़ लेके गए। हमारा बहुत अच्छा चुनाव हमने इस बार लड़ा। हमारे बाकी 3 कैंडिडेट बहुत कम अंतर से चुनाव आ रहे हैं। देख रहा था प्रेसिडेंट भी 300 वोट से, सिर्फ 210 वोट से। वाइस प्रेसिडेंट हम 34 वोट से आ रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हम कुछ 125 के आसपास वोट से आ रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय रहा नहीं जब ये जो गढ़ है ये टूट जाएगी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चारों एबीवीपी। बहुत जल्द अगले साल से ही हम ये सब जीतना चालू कर देंगे। जेएनयू अब उनका किला दरक चुका है, ऐसा कुछ बचा नहीं है। अच्छा। खोखला है अब। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स है टोटल जेएनयू? लगभग 7800, 7800। 7800, जिसमें से वोट कितने करते हैं? इस बार वोटिंग हुई थी 5500 कुछ हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब 5600 का सब इन्वॉल्व है वहाँ पे। मतलब अच्छी एवरेज है काफी। बिल्कुल। इस बार तो चुनाव मतलब अपने जो नियत समय होता है उससे बाद में हुआ था, और बहुत गर्मी में चुनाव हुआ था, धूप में चुनाव हुआ था, लेकिन सब लोग शामिल होते हैं। जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, यूजीबीएम होती है, मशाल जुलूस होती है, मतलब सारे छात्र, स्टूडेंट्स वो पूरा है, सब भाग लेते हैं। भाई अभी आपने कास्टिस्ट रिमार्क्स की बात करी। एक मेरा सवाल है जो मेरे एकदम से दिमाग में आया है, मैंने सोचा नहीं था बट आपने बात करी। क्या अगर कोई SC ST या OBC बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, ABVP से ही लड़ रहा है वो, और ABVP से ही लड़ने वाला कोई जिसको हम अपर क्लास या जो भी कास्ट सिस्टम में बोलते हैं, कोई ब्राह्मण हो या कोई हो, अगर वो लड़ रहा है, तो क्या जो वोटर्स है, बिकॉज अगेन कोई भी जेएनयू का, जैसे आपने कहा, छात्र आता है तो उसको एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ाया जाता है इन इस क्लास बाय द प्रोफेसर्स, तो क्या किसी ब्राह्मण का फिलहाल जेएनयू में जीतना एबीवीपी से नामुमकिन है? फिलहाल की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। एबीवीपी में मतलब, जबकि भाई मैं तो इन सब में मानता ही नहीं हूँ,
पर क्योंकि ऐसी रेलेवेंस है, अगर थोड़ी सी भी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर कास्ट से है इसलिए वो नहीं जीतेगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वहाँ मूलतः चुनाव पूरा ज़्यादातर विचार पे फोकस होता है, काम पर फोकस होता है। कास्ट बहुत कहीं पीछे छूट जाता है। अच्छा, वो लोग ऐसी राजनीति करते हैं, हम लोग ऐसी राजनीति हम नहीं करते, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि वोट तो स्टूडेंट्स दे रहे हैं। नहीं, वो वोट्स भी ज़्यादातर विचार पे ही होता है, मुद्दों पे होता है, कैंडिडेट्स पे होता है। पार्टी पे ज़्यादा चुनाव होता है, कैंडिडेट पे कम होता है ना। तो उस वजह से लेफ्ट और राइट दो बाइनरी वहाँ बनी हुई है, उसी में चुनाव होते हैं, या तो राइट को वोट हो रहा है या लेफ्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एबीवीपी का वोट एबीवीपी का वोट है, लेकिन जो लेफ्ट को वोट पड़ रहा है, वो जो लोग वोट दे रहे हैं वो जरूर इस चीज को सोचते हैं। नहीं, ये उनकी राजनीति है। लेफ्ट वाले ये राजनीति करते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर समुदाय से हैं, आप ये हैं तो आपको लेफ्ट में ही रहना है, आप लेफ्ट को ही वोट करेंगे, आप इस रीजन से तो आप लेफ्ट को ही वोट करेंगे। जैसे मैं चुनाव जब लड़ रहा था, मतलब मेरा जो डिबेट था या मेरा स्पीच चल रहा था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। अच्छा, आप स्पीच देते हैं, उसके बाद में जो लोग सुन रहे होते हैं, छात्र, वहाँ से सबसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं कि आपके कैंडिडेट से कोई सवाल हैं क्या। तो वहीं से सवाल आते हैं और अच्छा, तो हमको उनका आंसर करना पड़ता है। तो मुझे एक सवाल पूछा गया, लेफ्ट वालों ने ही पूछा कि आप एक आदिवासी समुदाय से आकर एबीवीपी से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। तो ये उनकी सोच है। तो मैंने जो जवाब भी दिया, और ये बड़ी उनके लिए बहुत, मैं कांटा बन के चुभ रहा हूँ उनके सीने में, मैं जीत भी गया हूँ, तो ये उनके लिए बड़ा कांटा है कि भाई एक आदिवासी समुदाय से आके और एबीवीपी से चुनाव जीत गया है, हमारे साथ पैनल में है, तो इनके लिए बड़ा असहनीय बात हो। उसको लेके मैं देख रहा था, हमारा प्रेसिडेंट जो चुनाव जीता है, उसने चुनाव जीतने के बाद में कोई भाषण एएनआई को कुछ अपना बाइट दे रहे थे, उसमें कहा भी कि एक जो जॉइंट सेक्रेटरी चुनाव जीत के आ गया है, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, और अच्छा, इस तरह का कुछ कहा भी। तो वो उनको बहुत सहन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि एक उस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी के वो ठेकेदार बने हुए हैं। बिल्कुल वही बात है ना, उन्होंने सोचा है कि बस ये सब हमारे ही है, बस झंडा बरदार बने हुए हैं, उनको वोट बैंक की तरह एक नारेबाजी की तौर पे यूज करना है, और कोई काम नहीं है। आप देखेंगे कि कहीं भी आप चले जाइए जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, और उनकी डेवलपमेंट का स्तर क्या है, विकास का स्तर, वहाँ शिक्षा का कहाँ तक पहुंची है, सिर्फ एक नक्सलाइट मूवमेंट के कारण, बिल्कुल, है ना। और नक्सलाइट मूवमेंट में सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है, भुगत कौन रहे हैं, मौतें किनकी हो रही हैं, शिक्षा किनको नहीं मिल पा रही है, विकास किसका नहीं हो पा रहा है, आदिवासियों का। बिल्कुल सही बात। आप तो आपके विचारधारा उनके झंडा आप उठाए हुए हैं कि भाई, और आपकी राजनीति चमक रही है उसमें, आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब है नहीं है। जितने भाई ये नक्सलवादी है, इनको इतनी जबरदस्त फंडिंग मिलती है, ये सब मजे कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो इनके लीडरशिप है, उनको जो चाहिए जिंदगी में उनको मिल रहा है। बिल्कुल, आप सफर कर रहे हैं, वो आदिवासी कर रहे हैं। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी में आप देखिए पोलित ब्यूरो होता है, जो डिसीजन, पोलित ब्यूरो में कितने आपके वंचित समुदाय से नहीं है, किसी भी वंचित समुदाय से कितने लोग हैं, एक आदमी आज तक पहुंचा है? नहीं। सिर्फ आप नाम लेने के लिए, आप एक नारेबाजी के लिए एक स्टेज पे आप उनका वंचित उत्थान की बात करेंगे, उनके भले की बात करेंगे, लेकिन आप जब मौका आएगा उनको मंच देने का, नहीं देंगे। क्या? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, आप उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे। और जब वह उन्हीं समुदायों से व्यक्ति अपना खुद नेतृत्व करने के लिए खुद सामने आते हैं, तो आप उनको बोला नहीं, ये वैसा नहीं है, ये वो है, रिजेक्शन की राजनीति है, उस पर टैग लगा देंगे। तो ये इनका तो ये हमेशा से रहा है कि या तो हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। सही बात है, फिर उनको कोई लेना देना नहीं, इनका भला हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हमारे साथ नहीं है तो रिजेक्ट। भाई आपने अभी जैसे आपने कहा ना पॉलिट ब्यूरो को लगता है कि वो, जैसे आपने ठेकेदार बोला ना, कि ये जो आदिवासी लोग हैं ना, हमने इनका ही ठेका लिया हुआ है कि अगर ये हमारे साथ नहीं है तो ये भाड़ में जाए, हमारे साथ है तो हम इनके ऊपर वोट बैंक की राजनीति करेंगे। लेकिन भाई इसके बावजूद, जबकि इंडियन कॉलेजेस में, मैं सिर्फ जेएनयू की बात नहीं करूंगा, इसे बहुत कॉलेजेस है, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में लेफ्ट इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल आज भी है, बिल्कुल। लेकिन भारत से लेफ्ट गायब हो चुका है। एक केरला बचा है जहाँ पे इनकी सरकार है, बाकी कुछ गिनती चुने वो इनके एमपीज है, कुछ राज्यसभा का है, जॉन ब्रिटास वगैरह। जब एट अ सेंटर लेवल कम्युनिस्ट पार्टीज एकदम, मैं कहूँगा खत्म ही हो गई है और कुछ सालों में हो जाएगी, ये स्टूडेंट लेवल पे इतनी एक्टिव आज भी कैसे? देखिए,
मुझे लगता नहीं कि जेएनयू के अलावा किसी ज़्यादा संस्थान में इतना ज़्यादा इनका अस्तित्व बचा है। और हमारी जो पहले बातचीत हो रही थी कि रियलिटी से बहुत दूर की राजनीति ये लोग करते हैं, व्यवहार की राजनीति इनकी नहीं है। तो भारतीय राजनीति जो है, आम चुनाव जो होते हैं या आम राजनीति जो है, उसमें मतदाता देखता है कि आप कितने व्यवहारिक हैं। उनको सिद्धांतों से रोटी नहीं मिलती है। सही बात है ना। आप सिद्धांतों, भूखे पेट आप सिद्धांतों की बात करेंगे, आप विकास की बात करिए ना, काम की बात करिए। शिक्षा कैसे मिलेगी, विकास कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। आप एक पाठ पढ़ाए जा रहे हैं जो आपने पता नहीं कौन से रूस से पढ़ा है और चीन से पढ़ा है। उनको आज भी लगता है कि आज भी एक हाथ में विस्की का ग्लास और एक हाथ में सिगार है और हम उसी एरा में जी रहे हैं। रूस और चीन से जो पाठ पढ़ के आप राजनीति करते हैं, जी, तो वो राजनीति भारत में संभव नहीं है। और आपकी असलियत जानते हैं लोग। आप गांव का आदमी भी जाएगा, उनके पास ये जाएंगे, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? सीधा पूछेगा ना, भैया होगा क्या आगे, सॉल्यूशन, समाधान क्या है। आपने समस्याएं गिना दी कि ये समस्या है, ये समाधान क्या है। और आज जनता इतनी इंटेलिजेंट है कि वो कहती है हमें समाधान दो। बिल्कुल, प्रॉब्लम तो हमें भी पता है। भाई आप राजनीति में किस लिए आते हैं? आप समाधान के लिए आते हैं ना। समस्याएं तो एक आम छात्र उठा देगा, एक आम नागरिक उठा देगा कि भाई हमारे यहाँ ये समस्या है। जनप्रतिनिधि का मामला क्या होता है कि भाई समाधान करके दे, समस्याओं को सुने। उस जगह पे आप आए हैं, प्रतिनिधि बन के आए, तो आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। आप जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उनके समाधान वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं कि भाई ये समस्या थी, इसको करवा दिया। शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल की सुविधा कैसे हो, इन कामों पे राजनीति होती है। आप सिद्धांतों की राजनीति, सिद्धांत भी कौन से, सिद्धांत भी व्यवहारिक होने चाहिए ना। हमारे भी सिद्धांत है, उनके भी सिद्धांत। बिल्कुल। तो सिद्धांत ऐसे हो जो व्यवहारिक रूप से आपके काम आए, एक आम व्यक्ति के काम आए। आप एक यूटोपिया की राजनीति कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, साम्यवाद आएगा और सबको ये मिलेगा, वो मिलेगा। भाई आज तक हुआ कहीं? किसी देश में हुआ? किसी राज्य में? किसी राज्य में? आप कहाँ हैं? आपका अस्तित्व खत्म हुआ है। आप बचे नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी आपको असलियत नहीं पता। आप अभी भी उस यूटोपिया में खोए हुए हैं। जो चाइना सबसे बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री मानी जाती थी, वो भी घंटा की कम्युनिस्ट है। मैं तो प्योरली कैपिटलिस्ट ही है वो एक तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल, ये लोग चाइना के पार्टी को अपना नेता मानते हैं, वहाँ के सुप्रीमो जो है पार्टी को, उसको अपना नेता मानते हैं। इवन डोकलाम जब 2017 में हुआ था, तो ये लोग यहाँ चाइना पार्टी के, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में ये लोग पार्टी करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? ये 62 युद्ध में चाइना का सपोर्ट करते हैं कि भाई ये कैपिटलिज्म और समाजवाद की लड़ाई, उसकी लड़ाई है। अच्छा। तो इनका तो हमेशा से प्रो चाइना, प्रो रशिया रहा है। ये लोग यहाँ से अपनी राजनीति थोड़ी तय करते हैं, इनका वहाँ से जो ऑर्डर आता है उस राजनीति को तो फॉलो करते हैं। आज भी फुल ऑर्डर चल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल इनका आप देख सकते, लगातार इनका होता है। ये संबद्ध उस पार्टी से हैं, इनकी राजनीति वहीं से चलती है। अच्छा। तो वो कैसे देश हित की बात कर सकते हैं कि भाई जिससे भारत जुड़े, भारत आगे बढ़े? वो तो कभी नहीं चाहेंगे। वो तो चाहेंगे कि भारत टूटे। लेकिन मैं आज एक फिर भी बात बोलूंगा, ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर और जो ये पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, कि एक चीज़ तो कम्युनिस्ट ने एक चीज़ थोड़ी बहुत बता दी कि ये कम से कम राहुल गांधी से तो अच्छे हैं। मैं आपका बात समझा नहीं पूरी, किस मामले में अच्छे हैं? भाई जो अभी पूरा सिनारियो हुआ ना, कि मतलब मैं एज अ जोकिंग वे में कह रहा हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारी पार्टीज ने अपनी अपनी डेलीगेशन भेजी, ऑल पार्टी डेलीगेशन। बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी लीडर्स चुने, राहुल गांधी की कांग्रेस से भी काफ़ी लीडर्स चुने। राहुल गांधी ने जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की जहर उगला हमारे डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड जो था वो कांग्रेस से, मेरा ऐसा मानना है, काफ़ी बेटर था। इन द सेंस कि शायद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद कम्युनिस्ट पार्टी ने एक देश हित में स्टैंड रखा जो कि कांग्रेस नहीं रख पाई। उस सेंस में मेरा कहने का मतलब था। वो देखिए, राहुल गांधी की आपने बात की, वो तो बहुत नहीं, वो तो चलो हम वहां जाएंगे नहीं, वरना ये कॉमेडी एपिसोड बन जाएगा, इसलिए मैं वहां जाना ही नहीं तो चाहता। क्या ही बोले उनके बारे में, उनका बारे सब जानते हैं, उनके बारे में कि भाई। पर भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप 4 पोस्ट है आपकी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, 3 और वामपंथियों के बीच में आप बैठे हुए हो। आप उनके साथ मीटिंग्स में मिलते भी होगे, आप लोग साथ बैठते होगे, जेएनयू के आप छात्र संघ के लीडर्स हैं सारे। क्या माहौल रहता है? क्या कोई दोस्ती की बातें भी होती है? क्या कोई हंसी मजाक भी होता है? क्या कोई लाइट मोमेंट्स भी होते हैं या नहीं होता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, साथ बैठते हैं तो सब तरह की बातें होती हैं। अच्छा, होती है। लाइट मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन मतलब जहाँ मुद्दे आते हैं, वैचारिक मुद्दे आते हैं, या स्टैंड जहाँ आता है कि भाई आपका इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है, हाँ बिल्कुल
अच्छा, वहाँ नहीं, वो तो अलग बात है, बट जनरली हाँ बातचीत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कैंपस में, चाहे लेफ्ट से हैं चाहे पेनिसुई से हैं, चाहे पेनिसुई तो खैर खत्म ही है, वहाँ नहीं है, बाकी और भी जो अच्छा खत्म ही है हाँ NSU? नोटा से भी कम है वो, उसका कोई क्या बात कर रहे हो? हाँ, हाँ। नोटा से भी कम है NSU है? हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो यार, वहाँ कमाल है यार। तो जो भी है, राजनीति अलग जगह है, मतभेद हैं, लेकिन दोस्त भी हो सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है। अब मैं जहाँ बैठता हूँ, हम लोग साथ में बैठते हैं, मैं तो आया हूँ, उनको आदत भी नहीं है। नहीं आदत, सही बात है। बिल्कुल आदत नहीं है, तो ऐसा ही नहीं, उनके लिए है ही है, लेकिन जब इलेक्टेड चुन के आए हैं तो हम बिल्कुल, हम छात्रों के हित की बात करते हैं, बैठते हैं, काउंसिल मीटिंग होती है तो बैठते हैं, बात करते हैं, जहाँ विरोध करना होता है चीज़ों का वहाँ विरोध करते हैं, जो उनका एक तरफा तानाशाही वो प्रयास करते हैं कि हम अपनी मनमर्जी ही चलाएं जैसा करते आए हर साल, हम इस बार वो नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। दो काउंसिल मीटिंग हुई, उन्होंने वही करना चाहा कि भाई जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, हम जिसको कर दे रहे हैं वो कन्वेनर बन जाए या फिर जो रेजुलेशन में बात हो, हम नहीं होने देते हैं कि भाई इस बार उनको फील हो रहा है कि हाँ कोई है चैलेंज करने वाला। लेकिन भाई जब कोई चीज़ पास होनी होती है, कुछ जिसमें चारों कैंडिडेट्स सॉरी मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई यस या नो चाहिए, क्या चारों की सहमति होनी होती है उसमें? क्या किसी के पास वीटो पावर होती है? कोई डिसीजन एक छात्र संघ में कैसे लिया जाता है जहाँ पे देखो काउंसिल बैठक होती है। अच्छा। काउंसिल बैठक में सारे काउंसलर्स बैठते हैं, 4 ऑफिस बियर्स बैठते हैं, बाकी काउंसलर्स हैं, तो 46 काउंसलर्स हैं। तो हमारे इस बार काउंसलर्स अधिक संख्या में जीत के आए हैं, 23 काउंसलर हमारे इस बार जीत के आए हैं, तो वहाँ पे बहुमत से चुने जाते हैं। अच्छा, जो भी को रेजुलेशन पास होता है या कुछ होता है तो काउंसिल में वोटिंग होती है, सब लोग वोट करते हैं, काउंसलर्स इवन हम लोग भी, बहुमत से वो चीज़ पास होती है। ओके। तो आपका एक दिन कैसा रहता है? मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, एक JNUSU के लीडर का दिन कैसा रहता है? दिन देखिए, अभी तो चुनाव जीतने के बाद में सुबह आप जब भी बाहर उठने के बाद में एक प्लान होता है कि आज सुबह जाने के बाद में यहाँ मीटिंग है, उस स्कूल के डीन के साथ में आपको उस स्कूल की समस्याओं पे बात करना है, मेमोरेंडम दिया, बातचीत किया। इसके अलावा मतलब दिन में कम से कम ऐसा होता होगा कि 5-6 स्कूल्स में एडमिन में किसी ना किसी समस्या को लेकर मेमोरेंडम देना है, बातचीत करना है, जाना है। इस बीच में यदि कोई सांगठनिक बैठक है तो सांगठनिक बैठक भी अटेंड हम लोग करते हैं। तो ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि मोस्टली यही चलता है पूरे दिन भर कि आप समाज सेवा एक तरीके की, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स के काम जो हैं वही, कोई समस्याएं जो आ रही हैं, कभी किसी से मीटिंग, कभी कहीं मेमोरेंडम, कभी किसी से बातचीत, तो वही सब पूरे दिन भर चलता है। अपने सांगठनिक काम भी होते हैं, परिषद से हैं तो AP के मीटिंग्स वगैरह, बातचीत करना, अपने वैचारिक कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ें, प्रसार कैसे हो, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो यही पूरे दिन भर का काम है, स्कूल एरिया में ही रहना। बाकी बाद में रात को अपना घर, रात को तो क्या मतलब लेट नाइट हो ही जाता है, जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपना PhD से रिलेटेड काम देख लेते हैं। अच्छा, क्या भाई आप जब इलेक्शन जीते और उससे पहले आपने कहा आप 2023 से JNU में, करेक्ट? इलेक्शन जीतने के बाद क्या चेंज आया आपके मेंटालिटी में? मैं बताता हूँ क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा और समझेंगे। जैसे अभी मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ जो कि एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, उस आइडियोलॉजी के जितना काम कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आज मेरा मन करेगा, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं जाके बैठ के अपने दोस्तों के साथ चिल मारना है या पार्टी करनी है। ठीक है, हम सब यंग है, 25 26 30 32 साल के हैं, तो मेरे दिमाग में कोई हिच नहीं रहेगी कि चलो भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, अब थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं 1 साल पहले तक बात करूं कि रात को 12 बजे किसी ने कहा चलो भाई, तो लेकिन अगर जब मैं सोचूं, क्योंकि एज आई सेड मेरे को इवेंचुअली आई एस्पायर टू बी अ पॉलिटिशियन, मैं ये चीज़ हमेशा दिमाग में ज़रूर सोचता हूँ कि येस देयर विल बी अ टाइम जब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, जब मेरे ऊपर आइज़ भी होएगी, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, मेरे ऊपर बहुत सारी और चीज़ें होएगी जो कि मेरे को ये सारी चीज़ें ना करने दे, इसलिए अभी जितना करना है कर लो। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपके पर्सनालिटी में, आपके नेचर में ऐसा कोई चेंज आया जब आपको लगा कि अरे यार थोड़ा सा मेरे को थम के, मतलब मैं नहीं कह रहा पहले कुछ गलत करते थे, बट जनरली मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी सही बात है, जिम्मेदारी आ जाती है, दायित्व वो देख हो जाता है
कि अब आप जैसे मैं चुनाव जीत गया हूँ, तो एपी से चुनाव जीता हूँ, तो आपके साथ में संगठन की भी इमेज भी जुड़ी हुई है जी, है ना? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा एक तो आप संगठन का एक चेहरा है, जेएनयू से आप चुनाव जीते हैं, एपी का एक फेस हैं, तो आप कुछ भी करेंगे वो पार्टी पे आएगा, पार्टी या पे आएगा। हाँ, बिल्कुल, छात्र संघ पे आप एपी पे आएगा, परिषद पे आएगा। परिषद पे आएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, पहले भी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ होता था। हाँ, लेकिन ये है कि आप गप्पे मार रहे हैं, दोस्तों हाँ। के साथ में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो पब्लिकली अब चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आपका जैसे काम बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभी मन भी होता है कि भाई आप दोस्तों से, खुद के पर्सनल व्यक्तिगत जो दोस्त होते हैं, जिनसे आपकी अच्छी बनती है, जी, 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 तो उनके साथ भी बैठने का मन करता है। तो हाँ, ये है कि रात में कभी चले गए साथ में, रूम के अंदर ही हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, बस यही सब। हाँ, तो ये इतना कर सकते हैं कि भाई दोस्तों के साथ में कहीं मिलना हो तो एक समय निकाल के मन हल्का हो जाता है। मन हल्का हो जाता है, कहीं बैठ लिए, चाय पी लिए। हमारे ढाबों का भी कल्चर है, ढाबों का तो बहुत कल्चर है, किसी ढाबे पे जाके बैठ गए, चाय वाय पी लिए। बस ये है कि पहले फ्री थे पूरी तरह से, मतलब घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गप्पे का मार रहे हैं, रात भर घूम रहे हैं कैंपस में। अब उतना ज़्यादा कंट्रोल्ड तरीके से चीज़ों को देखना। हाँ, अब उसमें है ना कि हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि आप पे हर किसी की नज़र है, आप जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ से जोड़ के देखी जा रही है। तो ऐसा पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि पीएचडी में आते आते वो जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है। हाँ भाई, पीएचडी कर रहे हैं तो मास्टर्स तक वो लगभग चीज़ें, वो दौर गुजर जाता है जी, जो जी, आप शैतानी करते हैं जी। वैसे एक थोड़ा एक दायित्वबोध, करियर के प्रति भी चिंता बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो आदमी सीरियस हो ही जाता है। तो मैं इवन 3rd ईयर में हूँ पीएचडी में, 10 एक महीने पीएचडी वहाँ भी किया हूँ। तो अब वो लगभग वो उस एज में आ चुका हूँ कि आदमी स्वतः गंभीर हो जाए, मैच्योरिटी ज़्यादा आ जाए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मत करो, आप खुद गंभीर खुद ही कर लोगे कि भाई, सही बात है। जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है तो आपको लगता है उसी तरह से चलता है, कंट्रोल्ड रहे थोड़ा वही। और बाकी अब वैसा मतलब जिस तरह का कल्चर रहता है, आपके साथ में लोग हैं, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, तो वो चीज़ें होती भी नहीं है। सही बात है, सही बात है। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कभी काम करवाने, किसी ऑफिशियल से बात करना, कभी कहीं जाना है, सारी चीज़ करना है, तो एक नेचर भी अलग हो जाता है, पूरा एक लाइन भी अलग रहती है, वो ऐसा दिमाग में मन भी नहीं आता कि आप खाली बैठेंगे तब ऐसा कुछ करने का चुअल सूझेगा, आप खाली है ही नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल सही तो बात, बोलते ही है हमेशा। तो वही सब चीज़ें हैं, चलता रहता है। बाकी कभी डर लगता है आपको किसी चीज़ का? हाँ, डर ऐसा तो कुछ डर नहीं है कि किसी से, लेकिन हाँ ये है कि एक चिंता हमेशा भविष्य को लेकर रहती है। अच्छा, भविष्य को लेकर, हाँ, कि आगे क्या होगा। अच्छा, आगे ऐसा करंट कोई चिंता है किसी से, लेकिन आगे की चिंता रहती है। आगे की रहती है। किस तरीके की चिंता रहती है? ज़्यादा चिंता बस कह सकते हैं कैरियर को लेके, कि आगे हम कहाँ होंगे, कहाँ क्या कर रहे होंगे, किस तरह रास्ता जाएगा, क्या, क्यों ये भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ छात्र संघ पदाधिकारी बनूंगा। मेरे कभी मन में नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे मन में कभी ये भी नहीं था कि मैं जेएनयू जाऊंगा, कभी नहीं था। संयोग बस आ गए, एक्टिव थे, मौका मिला, परिषद ने मौका दिया, काम किया, सबकी मेहनत से, संगठन की मेहनत से, छात्रों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, जीत गए। अब जहाँ हैं तो अब वो और ज़्यादा हो जाता है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। सही बात है। अब यहाँ हूँ, अब आगे क्या है। तो आपको पॉलिटिक्स में जाना है? जैसा अभी तो जब पीएचडी मेरी चल रही है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आगे की पूछ रहा हूं। पीएचडी चल रही है, पीएचडी कंप्लीट करेंगे अपनी। जब तक पीएचडी चल रही है, अपना संगठन जब तक संगठन में काम है, संगठन जो भी दायित्व देगा संगठन निभाएंगे, काम करेंगे। अब तब उस समय देखेंगे क्या होगा। अभी कुछ नहीं बता सकता। लेकिन सोचते तो समय देखो, जैसे मैंने सोचा है, नहीं हाँ, मौका मैंने सोचा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे यहीं से लड़ना है। बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे को यहाँ से पहले काउंसलर का चुनाव लड़ना है, फिर एमएलए का चुनाव लड़ना है, फिर एमपी का चुनाव लड़ना है। मतलब मैंने ये अपनी 20 साल की एक ट्रेजेक्टरी बनाई है, 20 साल 25 साल की मेरे को ये करना है। आपने कुछ तो सोचा होगा कि मुझे राजस्थान में वापस जाऊंगा, वहां से चुनाव लड़ूंगा। देखो भाई, देखो एक बात बताता हूँ, मैं तो अभी सुनो देखो भाई, मैं तो अभी कहीं इन्वॉल्व नहीं, मैं सिर्फ एक मैं इस चीज से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भाजपा की विचारधारा से सहमत हूँ, मैं संघ में हूँ। तो मेरा तो इतना ही है, बस मैंने इसी में ही सोच लिया कि मेरे को लड़ना है। मैं बस्तियों में जाके जितना काम कर सकता हूँ करता हूँ, जितनी बस्तियाँ मेरे यहाँ आती है नगर के अंदर। लेकिन मैंने सोचा हुआ तो है कि मुझे लड़ना है। तो आप जब छात्र संघ के चुनाव के एक पोस्ट पे हो, आपने तो पक्का सोचा होगा भाई ऐसा कैसे हो सकता है।
नहीं, जैसा आपने कहा कि सोचना, क्यों योजनाएं कभी मतलब मुझे लगता नहीं है, जिस तरह मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, कि योजनाओं से चीज़ें वैसे हो जाती हैं वैसे नहीं होती हैं, बिल्कुल है ना। काम तो क्यों मैं भी सोचता था कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे। अच्छा, वो तो चलो आप बच गए। तो मेरा हमेशा से वो रहा है ड्रीम। ड्रीम क्या मतलब, उसके लिए मेहनत भी की है। अच्छा, ओके। मन भी था करने का, इसीलिए दिल्ली मेरा आने का था। अच्छा। जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ पीजी के लिए। मैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर शायद एग्ज़ाम भी दिया था। अच्छा। ऑनलाइन जब एग्ज़ाम से। अच्छा, जी। तो उस बीच में बीएचयू कैंपस ओपन हो गया था। अच्छा। तो मुझे जयपुर से बाहर आना था, क्यों 4-5 साल जयपुर में रहते हुए हो गए थे। और तो डीयू कैंपस मुझे लग रहा है पूरे कोविड में खुला नहीं, है ना। पूरे कोविड में उस समय मास्टर्स ऐसे ऑनलाइन निकल गया। तो मुझे कैंपस जाना था, बीएचयू ओपन हो गया तो मैं बीएचयू चला गया। अब बीएचयू चला गया तो वहाँ पे नेट जेआरएफ का वाला एक अलग माहौल है। जेआरएफ हुआ हिंदी साहित्य में, पीएचडी की सीट्स आई, पीएचडी में एडमिशन हो गया। अब ये था, तब भी मन था कि अब करना है, अब तैयारी करने जाना है, दिल्ली जाना है, कोचिंग करना है, रहना है और तैयारी करना है। उस बीच में जेएनयू का एंट्रेंस हुआ, निकल गया, यहाँ जेएनयू आ गए। अब मुझे लगा कि दिल्ली आ ही गए हैं, आना था दिल्ली आ गए हैं, अब तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक्टिविज्म किया, साथ में रहे, चुनाव लड़े, काउंसिलर का चुनाव लड़े, हॉस्टल का चुनाव लड़े, यहाँ चुनाव लड़े, जीत गए। तो अब वो जो है ना कि करना है, वो करना है, चलता ही आ रहा है। तो योजनाएं उससे कुछ नहीं होता। तो अभी कर रहे हैं, जो काम है, जो दायित्व है वो निभाएंगे, आगे निभाएंगे। अब आगे देखो कहाँ रास्ता ले जाता है, कहाँ जिंदगी ले जाती है। हाँ, अगर मौका मिलेगा जरूर, मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा तो ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। क्यों काम करेंगे। जिस तरह से अब अनुभव हो गया है, चीज़ें कर भी रहे हैं काम, जिस विचार को सपोर्ट करते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि राजनीति में बिल्कुल प्रबुद्ध युवाओं को आना चाहिए, जो समझदार हों, बिल्कुल शिक्षित हों, जो समाज से जुड़े हों। आगे आने वाला समय इसी चीज़ का है। बिल्कुल। आप उस जगह से जहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कभी कोई सोचता भी नहीं है इस तरह से, जहाँ किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की भी, वहाँ से आप आके पीएचडी कर रहे हैं, आप चुनाव जीत जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आएंगे तभी तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी आने की। सही बात है, बिल्कुल। आप आएंगे तभी प्रतिनिधित्व मिलेगा उन लोगों का, उनकी जो समस्याएं, उनको जमीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ी समस्याएं, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है जहाँ से आप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा होगा, मौका मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी। संगठन का काम कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल नेता वाला जवाब दिया आपने। चलिए भाई, ये बहुत आपसे अच्छी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई। आई होप आपको भी अच्छी लगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। अगर आपको कुछ भी आगे आने वाले लीडर्स को जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आएंगे या जेएनयू से ही लड़ेंगे, कुछ भी अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो ज़रूर दीजिए, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मेरा तो यही है कि जिस विचार से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या जो राजनीति हम लोग करके आए हैं या करेंगे आगे भी, उसमें यही है कि आप बहुत व्यक्तिगत ना होके सामाजिक रूप से कितना योगदान आप दे सकते हैं देश के लिए, समाज निर्माण के लिए, कितना आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आप भी देख रहे हैं समाज में, देश में चल रही हैं, ज़्यादातर तो अब फैशन हो गया तोड़ने का, आप बांट लेने का, कि आप अपने आइडल्स को बांट ले रहे हैं कि ये मेरा आइडल है, ये हमारे समाज से था, ये हमारे समाज से था, ये हमारे समाज से इन्होंने ऐसा किया। लड़ाइयाँ हो रही कि नहीं ये मेरा है कि मेरा है। सही बात है कि भाई महाराणा प्रताप मेरे हैं कि कृष्ण भगवान मेरे हैं, क्या ये ऐसा है, क्या वैसा है। तो मेरा ये है कि राजनीति अगर हो तो राजनीति शुचिता वाली राजनीति हो, एक सिद्धांतों वाली राजनीति हो, कि भाई आप एक विचार फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप लीडर बन रहे हैं, आपको प्रतिनिधि बनने का मौका मिल रहा है, तो आप ऐसी राजनीति करिए कि उससे समाज और ज़्यादा जुड़े। आप छात्रों को या आम राजनीति में अगर हैं तो नागरिकों को, व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ़ायदे में कैसे आ सकते हैं, उनको फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस देश के लिए कितना योगदान, एक छोटा योगदान आपकी तरफ से हो सकता है निर्माण के रूप में, तो वो राजनीति करिए। तोड़ने की राजनीति करने के लिए तो देश विरोधी ताकतें बहुत बैठी हैं। तो अगर छात्र राजनीति में आप स्पेशल आ रहे हैं, तो मेरा भाई विश्वविद्यालयों से देश चलता है एक तरह से। सही बात है। विश्वविद्यालयों से ब्यूरोक्रेसी में और नेताओं में अगर लोग जाते हैं, तो आप भविष्य हैं देश का। तो आप जिस तरह की राजनीति करेंगे, जिस तरह की राजनीति शुरू करेंगे, युवाओं में जिस तरह की राजनीति करेंगे, वही समाज का निर्माण करता है। वही युवा समाज में जाएंगे, उसी तरह की राजनीति आगे फॉलो करेंगे। तो आप आइडल बनिए लोगों के, देश को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए काम करें। बांटने की राजनीति मत करिए, ये गलत है। क्यों सारे आइडल्स, सारे प्रतीक जो देश के हैं, वो पूरे देश के, पूरे समाज के हैं, चाहे कोई भी हो। उन्होंने पूरे समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, किसी एक वर्ग और समुदाय के लिए काम नहीं किया।
तो आप उसको कलेक्टिव रूप में देखिए, किसी एक के रूप में मत देखिए। हमको भी गर्व होता है उन पे, आपको भी उन पे गर्व होता है, जो कोई भी हो, चाहे वो देश के साउदर्न रीजन से हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे पश्चिमी से हो, सब पूरा देश का है। तो उसको पूरा देश गर्व से ले, पूरा गर्व से देखे, एकता बनी रहे, एकता बनी रहे। चलिए ठीक है भाई, तो यहीं पे इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे और बहुत ही जल्द मैं आ रहा हूँ जेएनयू, आपके साथ ढाबे पे खाना खाऊंगा और आप मुझे पूरा जेएनयू घुमाएंगे और हम बहुत जल्द आपके इस टेन्योर के बाद एक और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, आपके इस टेन्योर के एक्सपीरियंस के ऊपर। तब और ज्यादा बातें निकल के आएगी, अभी तो आप नए नए आए हैं, तब शायद और बहुत बातें निकल के आएगी। अभी तो जेएनयू पूरा कार्यकाल पूरा करना है, बट मैं बहुत जल्द आपको जेएनयू के अंदर मिलूंगा और वहां पे भी हम एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आभार। एंड आई होप लोगों को ये एपिसोड देख के अच्छा लगे, सीखे और जाने बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू।